नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे बिहार में जो जाति आधारित जनगणना हुई है उसके बाद क्या बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाएगी और आरक्षण की क्या कंडीशन है वर्तमान में बिहार में और अलग अलग राज्यों में, उसके बारे में हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक द हिंदू का कटआउट है इसमें कि कैन बिहार इंक्रीज इट्स रिजर्वेशन पूल, इसके बारे में आज न्यूज छपी थी। तो क्या क्या मुद्दे हैं, जातिगत सर्वेक्षण के आंकड़े के बारे में हम लोग समझेंगे और आरक्षण में बदलाव की सीमा के बारे में समझेंगे। इंदिरा साहनी मामला क्या है, रिजर्वेशन से जुड़ा बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है, इसके बारे में जानेंगे। और 50% से अधिक रिजर्वेशन देने वाले राज्य कौन कौन से हैं उनके बारे में आज हम देखेंगे, क्योंकि इंदिरा साहनी मामले में बोला गया था कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। और भारत में आरक्षण के लिए बनाए गए कानून कौन कौन से हैं उनके बारे में जानेंगे। जातिगत आधारित जो आरक्षण है उसके क्या लाभ हैं, क्या मतलब पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, क्या निगेटिव पॉइंट्स हैं, ये दोनों समझेंगे हम इसके। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। देखिए, क्या हुआ कभी बिहार में कास्ट सेंसस के बाद विभिन्न वर्गों को जनसंख्या में उनके हिस्से के अनुसार आरक्षण दिए जाने का प्रयास चल रहा है। जब कास्ट सेंसस हुआ तो अब उसके बाद उनको आरक्षण को बढ़ाने का प्रयास चल रहा है। देखिए, अभी बिहार की ज्योग्राफी जो है, बिहार का जो जातिगत आंकड़ा है क्या है, देखिए अगर हम धर्म से जुड़े आंकड़ों की बात करें तो बिहार में हिंदू हैं 81.9%, मुसलमान हैं 17.7%, ईसाई हैं 0.05, सिख हैं 0.01, बौद्ध हैं 0.08 एंड जैन है 0.009। ये तो धर्म से जुड़ा आंकड़ा है। जाति से जुड़ा आंकड़ा क्या है, देखिए ओबीसी वर्ग, जिसको पिछड़ा वर्ग हम बोलते हैं, ओबीसी वर्ग की हिस्सेदारी है बिहार में 17.12%। अति पिछड़ा वर्ग, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ईबीसी जिसको बोलते हैं, ईबीसी है 36.01%। सामान्य वर्ग के लोग हैं 15.52%। अनुसूचित जाति एससी वर्ग के लोग हैं 19% और अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग के लोग हैं 1.16%। और अब देखेंगे कि वर्तमान में आरक्षण कितना दिया जा रहा है किस वर्गों को। तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो ईबीसी वर्ग है उसकी जनसंख्या कितनी है, 36.01%। वर्तमान में उसको रिजर्वेशन है 18%, लेकिन बढ़ाने की बात चल रही है, इसको 25% करने की बात चल रही है। जो हमारा ओबीसी वर्ग है वहाँ पे हैं 27.1% लोग, अभी रिजर्वेशन है इनको 12%, बढ़ाने की बात चल रही है, इनको 18% करने की बात चल रही है। एससी वर्ग की हम बात करें तो जनसंख्या इनकी अभी वर्तमान में कितना है, 19.65%, अभी इनको रिजर्वेशन मिलता है 16%, बढ़ाने की बात चल रही है 20% की। एसटी वर्ग की बात करें जिनकी जनसंख्या 1.68% है टोटल जनसंख्या का, आरक्षण इनको 1% है, बढ़ाने की बात चल रही है कि इनको 2% कर दिया जाए। और जो ईडब्ल्यूएस वर्ग है इसको दिया जा रहा है 10%, तो इसको इतना ही रहने दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए आरक्षण से जुड़ा एक जो सबसे इम्पोर्टेंट केस है जिसको बोलते हैं इंदिरा साहनी केस। इसमें क्या बोला गया था, देखिए इन्होंने इंदिरा साहनी मामले में, ये जो 1992 में आया था, इसके तहत ये कहा गया कि जाति पिछड़े वर्ग की एकमात्र पहचान नहीं है, क्योंकि पिछड़े जातियों में सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न भी मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि सब सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े ही हैं, इसलिए जाति एकमात्र पहचान नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि पिछड़े वर्ग में क्रीमी लेयर का सिद्धांत होना चाहिए। जो ओबीसी वर्ग है हमारा, उसमें क्रीमी लेयर के सिद्धांत की बात इंदिरा साहनी केस में की गई थी। तब से सरकार समय समय पर क्या कर रही है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर क्रीमी लेयर का निर्धारण करती है। अभी वर्तमान में क्या कंडीशन है कि 8 लाख से ज़्यादा, 8 लाख या उससे ज़्यादा जिसकी इनकम है, जिन लोगों की जो ओबीसी वर्ग में आते हैं उनको क्रीमी लेयर में डाल दिया गया है। ठीक है, उनको कहाँ डाल दिया गया है, क्रीमी लेयर में। 8 लाख रुपए से जो ज़्यादा कमा रहे हैं, तो पिछड़े वर्गों को सूचीबद्ध करने व उन्हें आरक्षण की सीमा से बाहर रखने के लिए एक सांविधिक संस्था का निर्माण किए जाए। इन्होंने ऐसा कहा
कि जो आरक्षण की सीमा से बाहर किए जाएंगे उनके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए, और आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% निर्धारित की गई थी। इन्होंने कहा कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और रिजर्वेशन देते टाइम इस बात का ध्यान भी रखा जाएगा कि सर्विसेज में जो इफ़िशियंसी है वो प्रभावित ना हो, कि पता चला आप रिजर्वेशन का पूरी तरह से दे दिए और जो काम करने के लिए, जिस काम के लिए वो संस्था बनी है वो काम ही प्रभावित हो जाए, वहाँ काम हो ही ना पाए, वो काम करने वाले लोग सक्षम ही ना हो। और इन्होंने कहा कि जो पदोन्नति में आरक्षण है, मतलब जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है, वो केवल अस्वीकार कर दिया, बोला कि सिर्फ एक तरह से जो नियुक्ति में होगा उसी में ही दिया जाएगा, रिजर्वेशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। और इन्होंने इंदिरा साहनी मामले में जो इकोनॉमिक आधार पे रिजर्वेशन दिया जाता है, दिया जाने की बात हो रही थी, इसको असंवैधानिक माना, बोला कि इसके हिसाब से इलीगल नहीं दिया जाना चाहिए। और कैरी फॉरवर्ड रूल को भी स्वीकार किया कि मतलब जो सीट बच जाए वो आगे चलती जाएंगी उसी वर्ग के लिए, परंतु उन्होंने कहा कि इससे आरक्षण की जो उच्चतम सीमा है वो प्रभावित नहीं होनी चाहिए। लेकिन न्यायालय ने कहा कि कुछ विशेष परिस्थितियों में आरक्षण की अधिकतम सीमा का उल्लंघन स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ऐसी स्थिति में राज्य अपना स्पष्टीकरण देगा। इन्होंने कहा कि ठीक है 50% हमने बनाया है, लेकिन कुछ मामलों में हम मान भी लेते हैं, लेकिन राज्य को बताना पड़ेगा कि क्या वजह है। अब देखिए, अब हम समझेंगे कि ऐसे कितने राज्य हैं जिन्होंने अभी तक 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन कर दिया है अपने राज्य में। अब देखिए, सबसे बड़ा उदाहरण है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने अपने राज्य में 72% रिजर्वेशन कर दिया है। तमिलनाडु में कितना है? 69% है, और जिसको इसने 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया है। 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब होता है कि अब इसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसको एक तरह से सुरक्षित कर दिया है। और देखिए, छत्तीसगढ़ तमिलनाडु के अलावा जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, हमारा अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, यहाँ कितना है? 80% रिजर्वेशन की सीमा बढ़ा दी गई है। और लक्षद्वीप में तो एससी वर्ग के लिए 100% रिजर्वेशन है, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा आबादी एससी वर्ग की है। महाराष्ट्र और राजस्थान ने भी 50% के रिजर्वेशन की सीमा को बढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ की अदालतों ने अभी उसको खारिज कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, आगे हम समझें कि भारत में आरक्षण के लिए अभी तक कौन कौन से कानून हैं। तो हम देखेंगे 15(4) जो हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15(4) है, उसमें यह लिखा गया है कि पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान किया जाएगा। इसी तरह 15(5) में भी 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2006 में जोड़ा गया कि निजी शिक्षण संस्थाओं में जो हमारा ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा, मतलब प्राइवेट में भी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, प्राइवेट में भी ओबीसी, एससी एंड एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया। इसी तरह 16(3) में निवास के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पदों का आरक्षण होगा। 16(4) में पिछड़े वर्गों के लिए सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण की बात की गई है। तो ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जिसमें आरक्षण की बात की गई है। और देखिए, आर्टिकल 330 और 342 के तहत समाज के कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की बात करता है, मतलब ये भी एक तरह से रिजर्वेशन आरक्षण की ही बात कर रहा है, ठीक है। आगे आर्टिकल 45 देखिए, जो हमारे डीपीएसपी का है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसमें बताया गया है कि राज्य पिछड़े वर्गों के जीवन स्तर और स्वास्थ्य को ऊपर उठाना उसका कर्तव्य है, राज्य ऐसा काम करेगा, वो भी एक तरह से रिजर्वेशन की बात है। इसी तरह आर्टिकल 39A जो डीपीएसपी का ही पार्ट है, उसमें कहा गया कि राज्यों को आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता सुनिश्चित करनी होगी। तो हमने समझा कि ये सारे प्रोविजन संविधान में वर्णित हैं। अब देखिए, अगला मुद्दा ये समझेंगे हम लोग कि जातिगत आधारित आरक्षण के क्या लाभ हो सकते हैं। पहली बात ये कि समान प्रतिनिधित्व मिलेगा सबको, जिनके साथ ऐतिहासिक रूप से बहुत समय से शोषण हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, उनको समान प्रतिनिधित्व मिलेगा। योग्य उम्मीदवारों के लिए समान अवसर की उपलब्धता होगी। न्याय और मानवाधिकारों का कार्यान्वयन होगा। समाज में जो अभी एक आर्थिक असंतुलन बन गया है, इससे आरक्षण की देने से आर्थिक संतुलन बनेगा, समान अवसर मिलेगा समाज के विभिन्न वर्गों को, और प्रशासन की गुणवत्ता में वृद्धि होगी, मतलब समाज के सभी वर्गों से, सभी सेक्शन से लोग प्रशासन में काम करेंगे। अब देखिए,
ये तो हमने बात करी लाभ की। अब जाति आधारित आरक्षण के नुकसान क्या होंगे? नुकसान ये होंगे कि जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। आज़ादी के 75 सालों के बाद जातिवाद को ये माना गया था कि कमज़ोर हो जाएगा, लेकिन देखा गया है कि जातिवाद लगातार मजबूत हुआ है। जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा, समाज में नई जातियां बनने की संभावनाएं उभरती हैं इससे कि नए नए ग्रुप बनेंगे, विशेष रूप से विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के लाभ के लिए। और योग्यता तंत्र का इसमें विरोध होता है। जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि इसमें क्या होती है, जो हमारी कैपेबिलिटी है उसका अनदेखी की जाती है, इसलिए वो लोग विरोध करते हैं। और वो कहते हैं कि यह परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, आप जातिगत आधारित रिजर्वेशन देके परमानेंट राहत नहीं दे सकते उनको। और इससे क्या होता है, सामाजिक अशांति बढ़ती है, समाज के विभिन्न वर्गों में आपस में असंतोष की भावना बढ़ती है, और विशेषाधिकार प्राप्त लोग और भी अधिक विशेषाधिकार प्राप्त हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि वो दिनों दिन अपने रिजर्वेशन बढ़ाने की बात करते रहते हैं। कई सारी जातियाँ होती हैं जो अपने लिए अलग अलग तरीके के प्रोविज़न मांगती रहती हैं। अब इससे संबंधित एक क्वेश्चन फ्रेम किया है हमने, इसको आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के संबंध में विचार कीजिए। नंबर 1, आरक्षण की उच्चतम सीमा 50% निर्धारित की गई है। नंबर 2, अनुसूचित जाति वर्ग में क्रीमी लेयर बनाने की अनुशंसा की गई है। नंबर 3, जो कैरी फॉरवर्ड रूल है उसको अस्वीकार कर दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, सभी कथन सत्य हैं, कोई भी कथन सत्य नहीं है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू।